बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज हमने पढ़ना है फाइबर एंड पीएच डिटर्मिनेशन फ्रॉम द फूड सैंपल। किस तरीके से हमने किसी भी फूड सैंपल के अंदर फाइबर डिटरमाइन करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं फाइबर क्या है। फाइबर हमारे पास कोई भी डाइटरी फाइबर की जब हम बात करते हैं तो सम ऑफ लिग्नेंट एंड पॉलीसैकेराइड्स विच आर नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो क्या होता है हमारे पास डाइटरी फाइबर होता है। अच्छा, अगर यहाँ पे लफ्ज़ क्रूड फाइबर लिखा हुआ, क्रूड का मतलब इम्प्योर, ना खालिस। जब हम डिटरमाइन करते हैं फाइबर को तो हम जब इसको डाइजेशन मेथड के थ्रू डिटरमाइन करते हैं तो इसमें इम्प्योरिटीज़ भी रह जाती हैं। ये इम्प्योरिटीज़ जो हैं इसकी वजह से फाइबर को क्या है, क्रूड फाइबर का नाम दिया जाता है। इसमें प्योर फॉर्म के अंदर फाइबर डिटरमाइन नहीं होता इस मेथड में, तो इसलिए हम क्या नाम देते हैं, क्रूड फाइबर का नाम देते हैं। जो डाइटरी फाइबर है इसको दो टाइप्स के अंदर तकसीम किया गया है। वन सॉल्युबल डाइटरी फाइबर एंड अदर वन इज इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर। सॉल्युबल डाइटरी फाइबर कैन बी डिफाइंड एज द डाइटरी फाइबर विच इज सॉल्युबलाइज्ड इन वाटर, विच कैन बी सॉल्युबलाइज्ड इन वाटर, जिसको क्या किया जा सके, वाटर के अंदर हल किया जा सके या हल हो सके सॉल्युबल डाइटरी फाइबर। इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर क्या है, वाटर इनसॉल्युबल है, जो क्या है सॉल्युबलाइज नहीं होते। यहाँ पे हम सॉल्युबलाइज की बात जब हम करते हैं या इनसॉल्युबलाइज की बात करते हैं तो वाटर एब्जॉर्प्शन एक अलग कैटेगरी है, सॉल्युबलाइजेशन एक अलग कैटेगरी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स और हमारे जो बॉडी इफेक्ट होती है उसकी बुनियाद पर उनको क्या करते हैं, डाइटरी फाइबर को सॉल्युबल या इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर की कैटेगरी में तकसीम करते हैं। जो डाइटरी फाइबर के सोर्सेज होते हैं उसमें हमारे पास ओट है, बार्ली है, लेग्यूम्स हैं, होल मील ब्रेड है, सीरियल ब्रांस है, होल ग्रेन सीरियल्स हैं, पीस हैं, वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं। ये डिफरेंट हमारे पास क्या हैं जो डाइटरी फाइबर का सोर्सेज हैं। हम जनरली क्या कहते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल हमारे पास बहुत ज़्यादा जो वाइड रेंज ऑफ डाइटरी फाइबर, ठीक है ना, वाइड सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर हमारे पास क्या है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं। क्रूड फाइबर इज द कंबस्टिबल रेजिड्यू। क्रूड फाइबर क्या है, कंबस्टिबल रेजिड्यू। इससे पहले हम क्या करते होते हैं, हम जो हमारे पास एसिड और अल्कली डाइजेशन होती है, अल्कली डाइजेशन और एसिड डाइजेशन के बाद हमारे पास जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल होगा जो हमारी बॉडी, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको डाइजेस्ट कर लेता है, वो क्या हो जाएगा, एसिड और बेस डाइजेशन से डाइजेस्ट हो जाएगा। जब वो डाइजेस्ट हो जाएगा तो वो जो नॉन डाइजेस्टेबल पार्ट होगा वो बाकी रह जाएगा और साथ में मिनरल बाकी रह जाएंगे। अब हम जो ये रिमेन्स होता है अनडाइजेस्टेबल पार्ट एंड मिनरल्स, उसको हम क्या करते हैं, इंसिनरेट करते हैं। जब हम बर्न करते हैं तो हमारे पास मिनरल क्या होती हैं, बाकी बच जाती हैं। जो रेजिड्यू हमारे पास लेफ्ट ओवर होगा, जो जितना पोर्शन बर्न होगा फाइनल वेट में से, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, कार्बोहाइड्रेट फाइबर का नेम देते हैं। क्रूड फाइबर क्या है, कंबस्टिबल रेजिड्यू। ऐसा रेजिड्यू जो क्या है, बर्न किया जा सके, जिसको कंबस्टन की जा सके आफ्टर अदर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन दैट हैव बीन रिमूव्ड बाय सीक्वेंशियल डाइजेशन। जो क्या हो चुके होते हैं, डाइजेशन सल्फ्यूरिक एसिड की और हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसकी डाइजेशन से जो डाइजेस्ट हो चुके हैं, उसके बाद जो रेजिड्यू बचेगा जो कंबस्टिबल होगा उसको हम फाइबर का नाम देते हैं। अब फाइबर में हमारे पास क्या चीज़ें शामिल होती हैं, हेमिसेलुलोज, ठीक है ना। अब लिग्निन है, स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर ये क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। अल्कली और एसिड डाइजेशन क्या करती है, प्रोटीन्स को और हेमिसेलुलोज को, सम लिग्नेंस को क्या कर देती है, स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर डाइजेस्ट कर देगी। जब डाइजेस्ट कर देगी तो वो जब हम उसको वॉशिंग देते हैं तो वॉशिंग से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। क्रूड फाइबर is determined by treating a sample with other to remove fats, ठीक है ना। क्या करने के लिए हम क्रूड फाइबर को डिटरमाइन कर सकते हैं दूसरे सैंपल से, कैसे फैट रिमूव करेंगे, द बॉइलिंग देन बॉइलिंग इट अल्टरनेटली इन अ वीक एसिड एंड अ वीक अल्कली। पहले हमने क्या करना होगा, क्रूड फाइबर डिटरमिनेशन के लिए फैट रिमूव करेंगे। फैट रिमूव करने के बाद पहले स्टेप में मॉइस्चर रिमूव करना है, फैट रिमूव करना है। मॉइस्चर और फैट रिमूव करने के बाद हमने क्या करना है, जो सैंपल होगा उसको हमने क्या जो 2 ग्राम ऑफ द सैंपल लिया है या 3 ग्राम ऑफ द सैंपल लिया है उसकी क्या करेंगे, एसिड और बेस डाइजेशन करेंगे, वीक अल्कली और एसिड डाइजेशन करेंगे। तो वहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्सेप्ट फाइबर
क्या हो जाएंगे, डाइजेस्ट हो जाएंगे और वो वॉशिंग के थ्रू रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पे हैज़र्ड क्या क्या हो सकते हैं डाइजेशन में, जो हैज़र्ड आते हैं, पहली बात है इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ फ्यूम हुड। जब हम डाइजेशन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू और सोडियम हाइड्रोक्साइड के, तो यहाँ पे जब डाइजेशन कर रहे होंगे तो डाइजेशन में वेपर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिलीज हो रहे होते हैं। डाइजेशन कैसे करते हैं, हीट के थ्रू करते हैं। वेपर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के जब वेपर्स आएंगे तो वो हमारे क्या है करेंगे, सांस में, लंग्स में चले जाएंगे और इरिटेशन काज करेंगे और लंग्स को डैमेज करेंगे। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूम हुड के अंदर के इधर उधर जो उसके वेपर्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, वो डायरेक्ट एयर के अंदर चले जाएं, ह्यूमन जो वेसिनिटी है उसके अंदर ना आए। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि जब हमने डाइजेशन कर ली है, डाइजेशन के बाद एसिड को प्रॉपरली न्यूट्रलाइज किया जा सके या बेस को प्रॉपरली न्यूट्रलाइज किया जा सके, ताकि उसकी वजह से ह्यूमंस को क्या है डैमेज ना हो। जब हम डिस्पोज करने जा रहे हैं तो उससे पहले क्या करना चाहिए, उसको न्यूट्रलाइज करना चाहिए। अच्छा, थर्ड नंबर पे हमारे पास है डाइल्यूट द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है उसको क्या करना चाहिए, डाइल्यूट करना चाहिए, ताकि उससे हमें किसी भी तरह का हैजर्ड ना आए। उसके फोर्थ नंबर पे हमारे पास है इंटरनल कंट्रोल प्लान फॉर द इंश्योरेंस टू बी मेंटेन्ड। इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है ना, कंट्रोल प्लान इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जो भी होंगे उसके लिए इंटरनल कंट्रोल प्लान मेंटेन होना चाहिए, ताकि कोई भी हैजर्ड वहाँ पॉसिबल ना हो। अगेंस्ट यूज ऑफ ठीक है ना, एस्बेस्टॉस, इट इज रिकमेंडेड टू यूज फिल्टर एड। क्या करना चाहिए, जब एस्बेस्टॉस यूज करते हैं तो फिल्टर एड हमें यूज करनी चाहिए साथ में। प्रिंसिपल क्या है फाइबर डिटर्मिनेशन का, जो असूल है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एसिड एंड सब्सिक्वेंट अल्कली ट्रीटमेंट ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलाइटिक डिग्रेडेशन ऑफ द नेटिव सेलुलोज एंड कंसिडरेबल डिग्रेडेशन ऑफ लिग्निन अकर। क्या होती है, जब हम अल्कली और एसिड के थ्रू डाइजेस्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को, जो हमारे पास सैंपल होगा उसको, तो ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलाइटिक डिग्रेडेशन होती है सेलुलोज और लिग्निन की। जब डिग्रेडेशन होगी तो क्या बचेगा, रेसिड्यूज बच जाएंगे। जो रेसिड्यूज बच जाते हैं उसको फाइनल फिल्टर किया जाता है और वे किया जाता है। उन रेसिड्यूज को फिर इंसिनरेट मतलब बर्न किया जाता है, उसकी एशिंग की जाती है। एशिंग करने के बाद हम उनका वेट कर लेते हैं। हमारे पास जो वेट ऑफ द सैंपल होता है उसमें से फाइनल वेट को माइनस कर लेते हैं और हम डिवाइड कर लेते हैं इनिशियल वेट ऑफ द सैंपल, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाता है, क्रूड फाइबर आ जाता है। ये जो लॉस इन वेट है ये हमें क्या बताता है, क्रूड फाइबर कंटेंट बताता है कि ये क्या था, जो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल वेट मल्टीप्लाइड बाय 100 था। तो इससे हमें क्या है, जो लॉस इन वेट है परसेंटेज फाइबर बताता है, क्रूड फाइबर। अब इसके लिए रिएजेंट कौन कौन से होते हैं, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, साथ में एस्बेस्टॉस है, पेट्रोलियम ईथर है, इथाइल अल्कोहल है। पेट्रोलियम ईथर जो फैट एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ होते हैं, इथाइल अल्कोहल वगैरह। सल्फ्यूरिक एसिड और हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये डाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं, हम डाइजेशन करते हैं इनके थ्रू, ठीक है ना। कितना परसेंट प्योर होना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड, 98% कंसनट्रेटेड होना चाहिए। तो इसकी नॉर्मेलिटी हम लेते हैं 0.255 नॉर्मल, 1.25% है ये भी। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, 1.25% हम क्या करते हैं 0.313 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। तो हम इनका क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं और इस सॉल्यूशन में से हम 200 ml यूज़ करते हैं डाइजेशन के लिए मोस्टली। तो ये इंस्ट्रूमेंट है, ये ऑटो इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम क्या बोलते हैं, फाइबर टेक बोलते हैं। इसमें हम एक दफ़ा क्या करते हैं, जो सैंपल है वो डालते हैं। सैंपल डालने के साथ फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एसिड डाइजेशन देंगे। सेकंड स्टेप में हमने उसकी वॉशिंग भी डायरेक्टली इधर ही हो जाती है। और इसमें क्या होता है, जब बेस डाइजेशन देते हैं तो वॉशिंग क्या हो जाती है, डायरेक्टली इसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर हो जाती है। टोटल प्रोसीजर यहाँ पे हो जाता है। सिर्फ हमने क्या करना होता है, यहाँ पे जो फाइबर लेफ्ट ओवर होता है उसको निकालना होता है और उसको हमने जो मफल फर्नेस है उसके अंदर हीट अप करना होता है, ताकि उससे फाइनल ऐश कर सके हमारे पास, ताकि जो वेट है वो आ सके। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो वेट बैलेंस है, वेट बैलेंस के थ्रू 3 ग्राम सैंपल को क्या करना है, वेट करना है, सैंपल को मिक्स करना है
मिक्स 3 ग्राम सैंपल लेना है। उसके बाद उसको ओवन के अंदर ड्राई करना है। अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट देख लें। हमारे पास सॉक्सलेट अपरेटस आएगा, इसमें हॉट एयर ओवन आएगी, इसमें मफल फर्नेस आएगी, इसमें हमारे पास वेइंग बैलेंस आएगा, इसमें हमारे पास बीकर्स आएंगे, इसमें हमारे पास क्या आएंगे, ठीक है ना, पाइपर्स आएंगी, इसमें हमारे पास जो डिफरेंट फ्लास्क्स आएंगी। तो ये डिफरेंट यहाँ पे क्या हो रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, वेल मिक्स 3 ग्राम सैंपल लेना है, उसको ड्राई करना है, उसका मॉइस्चर क्या करना है, रिमूव कराना है। मॉइस्चर रिमूव कराने के बाद हमने 2 ग्राम सैंपल लेना है 3 ग्राम में से, उसको हमने क्या करना है, फैट रिमूव करानी है। फैट रिमूव कराने के बाद हमने उसको जो लेफ्ट ओवर होगा, हमारे पास सैंपल होगा, उसको हमने डाइजेशन फ्लास्क के अंदर क्या कर देना है, 0.5 ग्राम एस्बेस्टॉस, और जो हमारे पास सैंपल है 2 ग्राम, उसको हमने डाइजेशन फ्लास्क के अंदर पुट कर देना है। डाइजेशन फ्लास्क के अंदर पुट करने के बाद हमने क्या करना है, बॉइलिंग 0.255 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। इसको फिर क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने के बाद कंडेंसर के साथ कनेक्ट कर देना है। जो हमारी फ्लास्क होगी, कंडेंसर के साथ कनेक्ट करने के बाद हमने 30 मिनट के लिए डाइजेस्ट करना है। डाइजेशन जब कंप्लीट हो जाएगी तो हमने क्या करना है, फिल्टर करना है कंटेंट को। फिल्टर करने के बाद हमने जो हमारे पास लेफ्ट ओवर होगा उसको दोबारा क्या करना है, प्लेस कर देना है डाइजेशन फ्लास्क के अंदर। और फिर हमने उसमें क्या करना है, 200 ml जो सेकंड डाइजेशन होगी 0.313 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड का ऐड कर देना है। ये ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, इसको डाइजेशन करनी है फॉर हाफ आवर 30 मिनट के लिए। जब डाइजेशन हो जाएगी, डाइजेशन के बाद क्या करना है, गूश क्रूसिबल के थ्रू उसको क्या कर लेना है, फिल्टर कर लेना है हॉट मटेरियल को। अब फिल्टर करना है, फिर क्या कर देना है, जो हमारे पास सैंपल लेफ्ट ओवर आएगा उसको गूश क्रूसिबल के अंदर प्लेस कर देना है। गूश क्रूसिबल के अंदर प्लेस करने के बाद हमने उसको मफल फर्नेस के अंदर रखना है। मफल फर्नेस के अंदर रखने के बाद जो हमारा सैंपल का इनिशियल वेट था वो W1 था, और जो हमारे पास इग्निशन के बाद वेट आएगा वो हमारे पास क्या होगा, W2 होगा। जो लॉस होगा W1 माइनस W2, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रूड फाइबर। इसके लिए फार्मूला हमारे पास है, क्रूड फाइबर परसेंटेज बाय वेट क्या है, इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट ऑफ द सैंपल है, डिवाइडेड बाय इनिशियल वेट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रूड फाइबर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है पीएच। हमने क्या करना है, पीएच डिटरमाइन करनी है फूड सैंपल के अंदर। किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं बैकग्राउंड नॉलेज की कि पीएच डिटरमाइन करने की ज़रूरत क्या होती है, क्यों डिटरमाइन की जाती है, और पीएच का फूड के अंदर रोल क्या क्या है। पहली बात, मॉनिटरिंग द पीएच ऑफ फूड ड्यूरिंग प्रोडक्शन में बी वाइटल स्टेप इन प्रोड्यूसिंग अ सेफ हाई क्वालिटी फूड। के जो पीएच है उससे जब हम मॉनिटर कर रहे होंगे तो मॉनिटर करने से हमें पता चलेगा फूड सेफ है, हाई क्वालिटी है। प्रॉपर पीएच रेंज इज ऑफन एसेंशियल इन मैनी ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस। क्या है, एसेंशियल है, दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग में अहम है। फॉर एग्जांपल, पीएच कंट्रोल इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर प्रॉपर जेल फॉर्मेशन इन जेली मेकिंग। अगर पीएच कंट्रोल नहीं की जाएगी तो प्रॉपर जेल फॉर्मेशन नहीं होगी। इसी तरीके से हमारे पास है सक्सेसफुल फर्मेंटेशन। अगर हमने अचीव करनी है तो पीएच मॉनिटर करनी पड़ेगी। अगर पीएच बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगी तो जो फर्मेंटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनकी डेथ हो जाएगी, तो जो प्रॉपर फर्मेंटेशन है वो नहीं होगी। अगर पीएच जो ज़्यादा हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम आएगा। तो पिकल चीज़ और जो दूसरी फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर पीएच मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है ताकि उनको प्रॉपर फर्मेंटेशन की जा सके। प्रॉपर फर्मेंटेशन के साथ साथ जो हम डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हैं उनको अचीव किया जा सके। पीएच की जो फूड की पीएच होती है वो शेल्फ लाइफ के दौरान वेरी करती रहती है। जैसे कि चेंजेस टेक प्लेस हो रही होती हैं फूड के दरमियान में, मोल्ड ग्रोथ वगैरह। तो ये भी बताती है कि अगर पीएच कम होगी तो बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगी।
यहाँ पे यीस्ट और मोल्ड ग्रोथ हो सकती है। अगर पीएच ज़्यादा होगी, हमारे पास बेसिक फूड्स होंगी, तो उनके अंदर जो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन है उसके ज़्यादा चांसेस होंगे। तो जब हमें शेल्फ लाइफ के बारे में आइडिया देता है तो प्रिजर्वेशन भी क्या हो जाती है, किसी भी फूड कंपोनेंट की, किसी भी फूड सिस्टम की प्रिजर्वेशन आसान हो जाती है। ऐसी फूड जिनके अंदर पीएच ज़्यादा होती है, तो मतलब कम पीएच होती है, जिसको हम 1 2 3 4 5 3.5 या 4 की होती है, तो वहाँ पे एसिड्यूरांस ग्रो कर सकते हैं, बाकी बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते। जब बाकी बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते तो फूड के स्पॉइलेज के चांसेस भी क्या होंगे, कम होंगे। अब नेक्स्ट क्या है, इट मे बी नेसेसरी टू डिटरमाइन द पीएच ऑफ अ फूड सैंपल बिफोर माइक्रोबियल एग्जामिनेशन। पीएच डिटरमाइन क्या है, माइक्रोबियल एग्जामिनेशन से पहले भी पीएच का पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो पीएच है जो एग्जामिनेशंस की जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ को अफेक्ट करती है। जनरली अगर हम बात करें तो फूड जिनकी पीएच 4.5 होती है, पैथोजन उनके अंदर ज़्यादा सर्वाइव नहीं करते, क्योंकि जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो लो पीएच पे सर्वाइव नहीं कर सकते। यहाँ पे कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे, यीस्ट होगी, मोल्ड होगी और फ्यू एसिड टॉलरेंट बैक्टीरिया होंगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल कि पीएच किस तरीके से मेजर की जा सकती है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। अब पीएच इलेक्ट्रोड इज यूज्ड टू मेजर द पीएच, ठीक है ना। क्या है यहाँ पे प्रिंसिपल यही है कि जो पीएच इलेक्ट्रोड होता है यही क्या करता है, पीएच मेजर करता है लिक्विड या सॉलिड होमोजेनेट का, लिक्विड और फूड होमोजेनेट का सरफेस ऑफ द सॉलिड फूड सैंपल, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन, पीएच होती क्या है। पीएच क्या है, मेजर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, जहाँ हम क्या कहते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड एज पीएच, ठीक है ना। मेजर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस या नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड पीएच। पीएच वैल्यू क्या होती है, पीएच वैल्यू रेंज करती है 0 to 14, ठीक है ना। पीएच स्केल के ऊपर ये एक्सप्रेस की जाती है। और ऑलरेडी जो हमारे पास पीएच पेपर था वहाँ से हमें पता चलता था बाय मैचिंग द पेपर कलर ऑफ द, ठीक है ना, जो हमने पेपर लेना होता था उसका कलर मैच करते थे तो हमें पता चलता है। लेकिन नाउ अडेज वी आर गोइंग थ्रू अ डिजिटल एज, डिजिटल एज के अंदर पीएच भी, चाहे कोई भी फूड कंपोजिशन है उसको डिजिटली कैलकुलेट किया जा सकता है। अब जनरल सेफ्टी कंसीडरेशन, जब हम पीएच मेजर करते हैं तो सेफ्टी कंसीडरेशंस क्या क्या हमें रखनी चाहिए, कौन कौन से सेफ्टी स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए। जिस तरीके से हम दूसरे लेबॉर्ट्री एसओपीज को फॉलो करते हैं तो उसी तरीके से हमें क्या है, पहले हैजर्ड को आइडेंटिफाई करना चाहिए। हमारे पास वहाँ कोई एसिड तो नहीं है, कोई बेस तो नहीं है, कोई हमारे पास ग्लासवेयर ब्रोकन नहीं है, तो सारी की सारी चीज़ें क्या है, रिस्क असेस करना चाहिए ताकि वहाँ पे कोई हैजर्ड ना हो। Appropriate control must be in place to reduce the risk to staff or other groups। क्या है, कोई ना कोई हमें appropriate कंट्रोल मेजर अडॉप्ट करना पड़ता है ताकि जो रिस्क हो उसको प्रिवेंट किया जा सके, बचा जा सके, ताकि कोई भी स्टाफ मेंबर डैमेज ना हो। नेक्स्ट हमारे पास है जो स्टाफ है उसको ट्रेंड होना चाहिए ताकि वो एक्टिवली जो डिस्क्राइब्ड प्रोसीजर है उसको फॉलो कर सके, और जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है जो इस मेथड के लिए हैं वो फॉलो किए जाने चाहिए ताकि किसी भी तरीके से किसी भी तरह का हैजर्ड ना हो। अगर हम माइक्रोबियल ग्रोथ है हमारे पास, जो नोटोरियस पैथोजेंस हैं उनकी हम पीएच डिटरमाइन करने जा रहे हैं, तो हमें फिर उसके लिए क्या करने पड़ेंगे, मास्क पहनना पड़ेगा, ग्लव्स पहनने पड़ेंगे, प्रॉपर हमें क्या करना है, पीपीई को फॉलो करना पड़ेगा, पीपीई यूज़ करने पड़ेंगे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को यूज़ करना पड़ेगा। अब ये जो मेथड है पर्सनल सेफ्टी का, इसको क्या करना चाहिए, रिव्यू भी करना चाहिए ताकि जो रिस्क असेसमेंट है उसको इंश्योर किया जा सके, जो कंट्रोल किया जा सके इफेक्टिव वे से। रिस्क असेसमेंट आर साइट स्पेसिफिक एंड आर मैनेज विद इन द सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस। स्पेसिफिक सेफ्टी कंसीडरेशन वो हमने देखी थी, जनरल सेफ्टी कंसीडरेशंस। अब फूड प्रोडक्ट मस्ट बी हैंडल्ड विद एप्रोप्रिएट केयर डिपेंडिंग ऑन देयर इनहेरेंट रिस्क। जो भी हमारे पास कोई कमोडिटी आ रही है, पीएच डिटरमाइन आपने करनी है, तो आपको क्या है उस कमोडिटी को एडिकेटली हैंडल करना पड़ेगा। अगर आप एडिकेटली हैंडल नहीं करेंगे तो आपको कोई ना कोई हैजर्ड आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल सब सैम्पलिंग ऑफ सर्टेन हार्ड और टफ फूड एंड फीड प्रोडक्ट्स जैसे ड्राइड मीट है,
and the opening of containers such as tins may acquire the use of sharp utensil। अब यहाँ पे जब ओपन कर रहे होंगे या कटिंग कर रहे होंगे ड्राइड प्रोडक्ट की, तो आपको शार्प यूटेंसिल की ज़रूरत होगी। वो शार्प यूटेंसिल आपको क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, तो इसलिए आपको उसके लिए प्रॉपर केयर करनी चाहिए। व्हेन यूजिंग दिस यूटेंसिल टेक स्पेशल केयर टू अवॉइड इंजरी ना आए। प्रोटेक्टिव ग्लव्स होने चाहिए। यूज कैन ओपनर्स इफ़ अवेलेबल, अगर आप कैन को ओपन करने जा रहे हैं तो कैन ओपनर यूज़ करना चाहिए। इलेक्ट्रोड किस चीज़ के बने होते हैं, ग्लास के बने होते हैं, तो ये बहुत जल्दी ब्रेकेज हो जाती है इनकी, इसलिए क्या करना चाहिए, इनकी केयर करनी चाहिए ताकि ब्रेकेज ना हो और पर्सनल हैजर्ड ना आए। जो पीएच बफर हैं उनको यूज़ करना चाहिए, अल्कलाइन एसिडिक होते हैं, ग्लव्स पहनने चाहिए ताकि ये जो एसिडिक या अल्कलाइन बफर्स हैं इनके हैजर्ड से बचा जा सके। इक्विपमेंट क्या है हमारे पास, डिजिटल पीएच मीटर है, ये इलेक्ट्रोड है, ये बफर सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसके अंदर डीप होना चाहिए, अदरवाइज ये क्या हो जाता है, पीएच मीटर खराब हो जाता है। रिएजेंट्स हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं, तो हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन के लिए जो पीएच बफर्स हैं वो 4 पीएच का, 7 पीएच का और 10 पीएच का रिक्वायर्ड होता है, और हम क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सबके साथ हम क्या करते हैं, कैलिब्रेट करते हैं, कैलिब्रेट करने के बाद जो पीएच मीटर होता है स्टैंडर्डाइज हो जाता है। अब इन्फॉर्मेटिव नोट ये है कि अगर हमने क्या करना है, पीएच मीटर यूज़ करना है, तो पीएच मीटर यूज़ करते वक्त हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि जो मस्ट नेवर बी ट्रांसफर्ड बैक इनटू द स्टॉक बॉटल। अनयूज्ड पीएच सॉल्यूशन मस्ट नेवर बी ट्रांसफर टू बैक। अगर आपने क्या किया है, पीएच सॉल्यूशन बनाया है तो उसको स्टॉक सॉल्यूशन के अंदर दोबारा नहीं यूज़ करना चाहिए। फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन जो है डिस्टिल्ड डीआयोनाइज्ड वाटर है उसके अंदर नहीं प्लेस करना चाहिए। फॉस्फेट बफर के अंदर स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन के स्टोरेज सॉल्यूशन के अंदर नहीं प्लेस करना चाहिए। जो इलेक्ट्रोड है फिलिंग सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोड को प्लेस नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रोड इन सॉल्यूशंस के अंदर डिप होगा तो पीएच मीटर की कैलिब्रेशन प्रॉपर नहीं हो सकेगी और वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। कैलिब्रेशन के लिए हमें कौन कौन सी जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज न्यू, जब क्या है, द इंस्ट्रूमेंट शुड बी कैलिब्रेटेड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। कब कब क्या करना चाहिए, हमें कैलिब्रेट करना चाहिए जब इंस्ट्रूमेंट न्यू हो। व्हेन एवर द पीएच इलेक्ट्रोड इज रिप्लेस्ड, जब आप इलेक्ट्रोड को चेंज करने जा रहे हैं तब भी आपको कैलिब्रेशन करनी चाहिए पीएच मीटर की एटलीस्ट वंस पर वीक। इफ़ द डेली चेक इज़ आउट ऑफ रेंज, क्या करना चाहिए आपको, एक दफ़ा हफ्ते में कम अज़ कम जो है कैलिब्रेशन करनी चाहिए। आफ्टर टेस्टिंग एग्रेसिव केमिकल, अगर एसिड्स को बेसिस को चेक करने जा रहे हैं जो हाईली कंसनट्रेटेड हैं तो उनको चेक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कैलिब्रेशन करनी चाहिए। क्लीनिंग प्रोसीजर, अगर आपने क्लीन किया है क्लीनिंग करने के बाद भी उसकी क्या करनी चाहिए, कैलिब्रेशन करनी चाहिए। आफ्टर चेंजिंग द स्टैंडर्ड बफर, अगर बफर सॉल्यूशन आपने चेंज किया है तब भी क्या है, आपको कैलिब्रेशन करनी पड़ती है पीएच मीटर की। अब हमारे पास डिटरमाइनिंग द पीएच ऑफ फूड, कि हमने किस तरीके से क्या करनी है, फूड की पीएच डिटरमाइन करनी। सबसे पहली बात है सैंपल प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स के सैंपल होते हैं, लिक्विड सैंपल होते हैं और सॉलिड सैंपल होते हैं। लिक्विड सैंपल के लिए हमने क्या करना है, एसेप्टिक टेक्निक, ताकि जो पोर्शन सैंपल का होगा उसको क्या किया जा सके, स्टीराइल किया जा सके। हनी अवॉइड कंटेमिनेशन ऑफ द बल्क ऑफ द फूड, जो हमारे पास सैंपल होगा उसकी कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर किसी भी तरह के रेजिड्यूज नहीं होने चाहिए ताकि प्रॉपरली उसको क्या इन्वेस्टिगेट किया जा सके। सॉलिड फूड की सैंपल प्रिपरेशन के लिए क्या है, सरफेस प्रोबिंग के लिए हमें सैंपल प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। एरिया जो होता है रेगुलर उसको सिलेक्ट किया जाता है और उस सरफेस के ऊपर क्या किया जाता है, हम प्रोब रखते हैं तो पीएच मेजर हो जाती है। लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, बाज़ औक़ात अगर हम ऐसे रीजन के हैं जहाँ पे हमारे पास प्रोबिंग मेथड नहीं है तो फिर हमें क्या करना होगा, उसको सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर लेके आना होता है और उस सॉल्यूशन की डाइल्यूशन के साथ हम फैक्टर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वहाँ पे टोटल पीएच आ जाती होती है। मेजरिंग पीएच
पहला स्टेप क्या है पीएच मेजर करने में, मेक श्योर द एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड बफर हैव बीन टेस्टेड एंड द इंस्ट्रूमेंट प्रेस ऑन ऑफ की, ठीक है ना, प्रेस द ऑन ऑफ की। पहले स्टेप में क्या करना है, आपने स्टैंडर्डाइजेशन को चेक करना है कि ऑन ऑफ की को चेक करना है कि आया इंस्ट्रूमेंट ठीक है या नहीं है। उसके बाद जो प्रोब है, जो हमारे पास पीएच मीटर की यहाँ पे देखें ये है प्रोब, ठीक है ना, ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रोड है प्रोब। इस प्रोब को क्या करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए स्टोरेज सॉल्यूशन से, उसको रिंस करना चाहिए थॉरोली विद द डीआयोनाइज्ड वाटर, ताकि साल्ट डिपॉजिट उसके ऊपर जो हो उसको रिमूव किया जा सके। ब्लड ड्राई विद क्लीन टिश्यू, क्या करना चाहिए उसको फिर क्लीन टिश्यू के साथ साफ करना चाहिए। फिर क्या है प्रोब को फूड सैंपल के अंदर प्लेस करना है या सॉलिड सरफेस के ऊपर, ताकि जो उसके अंदर हमारे पास कांटेक्ट है फ्लैट प्रोब एंड का उसको कैलिब्रेट किया जा सके पीएच परफॉर्म करने से पहले, पीएच मेजर करने से पहले। फिर हमने क्या करना है, रीडिंग के लिए वेट करना है। जब क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड आ जाएगा तो हमने मशीन से ऑटोमेटिकली रीडिंग नोट कर लेनी है। इन रीडिंग को हमने मेजर कर लेना है और प्रोब को रिंस कर देना है। फिर रिंस करने के बाद स्टॉक सॉल्यूशन के अंदर जो हमारे पास था उसके अंदर प्लेस कर देना है। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।